यदि आप ग्रेजुएशन में और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपके जितने भी सेमेस्टर एग्जाम है वो बिना बैकलॉग लगे क्लियर होते चले जाए, तो भैया ये वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, टॉपर स्ट्रेटेजी, जो आपके माइंडसेट को पूरा बदल देगी, जो आपके डाउट्स निकाल देगी, जो आपको क्लियर कर देगी कि भैया किस तरीके से एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहिए। और इवन ये सारी ट्रिक्स और टिप्स मैंने खुद फॉलो की थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो चलो भैया शुरुआत करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में है, सबसे बड़ा उनको डर रहता है कि सेमिस्टर पैटर्न एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर किया जाए, बैकलॉग को कैसे क्लियर किया जाए। भैया सेमिस्टर तो फिर भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन ये जो बैकलॉग लग जाता है ना, उसे क्लियर करने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। मैं प्रोफेसर अजय सोनी, गणित विषय गुरुकुल से स्वागत करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों का। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग हमारे बैकलॉग को क्लियर कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हम हमारी सेमिस्टर एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलो भैया, पहला पॉइंट मैं आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि सिलेबस को देखना सीखो। क्योंकि सिलेबस, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, अगर ग्रेजुएशन में उन्होंने एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है। अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में आ रहा है तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस उसके लिए नया है, सेकंड ईयर में जा रहा है तो सेकंड ईयर का सिलेबस उसके लिए नया है, थर्ड ईयर में जा रहा है तो थर्ड ईयर का सिलेबस उसके लिए नया है, फाइनल ईयर में जा रहा है तो उसके लिए फाइनल ईयर का सिलेबस नया है। तो जब भी आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेम में जाते हैं या फिर थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, हर एक पड़ाव पर आने वाले नई सीढ़ी का भैया सिलेबस देखना आपको बहुत जरूरी है। नई सीढ़ी का मतलब, अगर आप फर्स्ट ईयर में चले गए तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखो, सेकंड ईयर में चले गए, थर्ड ईयर में चले गए तो सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, हाउ टू क्लियर सेमेस्टर एग्जाम में सबसे पहला पॉइंट में रखना चाहूँगा कि सिलेबस को एनालिसिस करना सीखो, सिलेबस को समझना सीखो। क्योंकि सिलेबस ही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप नागपुर यूनिवर्सिटी में हो, अमरावती में हो, गोंडवाना यूनिवर्सिटी में हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आप हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जो भी प्रकार का ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं भैया, हमका ढमका टिमका, लेकिन आपको उस यूनिवर्सिटी की बुक्स आपको पता होती है कि यूनिवर्सिटी में कौन सी बुक्स चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीएससी मैथ्स कर रहे हैं, नागपुर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आपको पता है कि कौन सी बुक्स चलती है। बुक्स आपके पास रहनी बहुत जरूरी है। क्या होता है, पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाता है, बंदों के पास भैया बुक्स ही नहीं है, तो सिलेबस होना चाहिए। इस सिलेबस पे ऑलरेडी आपके पास एक और चीज़ आपको मिल जाएगी, बुक्स होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। सिलेबस हो गया, बुक्स आपके पास रहनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक और सेट होना चाहिए, PYQ का सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ से आप जानेंगे, अगर आपने पहले पूरा सिलेबस देख लिया है, और दो चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने करियर का 15 साल के करियर में मैंने जितना भी पढ़ाया है, बीएससी मैथमेटिक्स, IIT, JEM, नेट, सेट, गेट को भैया मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, 11-12 को मैंने पढ़ाया है 15 साल के करियर में। 10 साल तो मैंने बीएससी को ही पढ़ाया है। बहुत सारे टॉपर्स है, आपको यहाँ पे फोटो दिख जाएगी मेरे टॉपर्स की, कि मैंने कितने सारे टॉपर्स लिए। मेरे एप्लीकेशन में 700 से 800 विद्यार्थियों को मैंने पिछले 3 सालों में क्लियर करवाया है बीएससी मैथमेटिक्स। भैया बीएससी मैथमेटिक्स का हमसे अच्छा इंस्टीट्यूट पूरे नागपुर में कोई नहीं है, ये आपको मैं कह सकता हूँ। आप मेरे कमेंट्स जाके पढ़ लीजिएगा भैया कि मेरे एप्लीकेशन में क्या कमेंट्स है। आप गणित विषय गुरुकुल सर्च कर लीजिए गूगल पे तो आपको आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल मिल गया आपको हमारे नाम का, तो आपको एप्लीकेशन हमारे नाम का मिल जाएगा। भैया बहुत सारी चीज़ें हैं, जेन्युइन क्लास है जो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी चल रही है, तो हमारे पास सभी है ऑनलाइन क्लास के लिए। तो सिलेबस, बुक्स और PYQ का सेट आपके पास होना जरूरी है। सिलेबस भी कैसा, अगर कोई नया बच्चा है, चलो मान के चलो आप फर्स्ट ईयर में या फिर आप सेकंड ईयर में हैं, आप किसी भी पड़ाव में हैं, आप याद रखना, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अगर विद्यार्थी, अगर आप नया सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं, उसी के साथ साथ 1 साल पहले या 2 साल पहले उसी यूनिवर्सिटी का पुराना सिलेबस भी आपको डाउनलोड करना है। अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है तो आपको नया सिलेबस और पुराना सिलेबस भी अपने हाथ में रखना है। आप बोलेंगे सर पुराना सिलेबस तो आउटडेटेड है, उससे क्या लेना देना। भैया सिलेबस आउटडेटेड नहीं हुआ है, स्कीम चेंज हो गई है। सिलेबस वही है जो वहाँ पे आप मैट्रिसेस पढ़ते थे, उसके बाद आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ते थे, फिर आप ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी पढ़ते थे, ODE पढ़ते थे, PDE पढ़ते थे, वेक्टर एनालिसिस पढ़ते थे। वही सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे। वहाँ पे आप फाइनल ईयर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, यहाँ पे भी लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे। भैया मैथमेटिक्स के हर टॉपिक पुराने सिलेबस में भी थे, नए सिलेबस में भी थे। पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में देखने से क्या होगा, एक बार आपने जेरोक्स निकाल ली, एक बार आपने सिलेबस निकाल लिया, उसके बाद आप निकालेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे पुराने सिलेबस के भी निकालना पड़ेगा, बिल्कुल
पुराने सिलेबस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप निकालो, और नए सिलेबस पे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास अवेलेबल है, 1-2 साल के अगर अवेलेबल है, या इसी साल में रनिंग में बैकलॉग वाले का या फिर रेगुलर वाले के कहीं ना कहीं से आपको पेपर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड आपको पता चलने के लिए, PYQ का ट्रेंड पता चलने के लिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने सिलेबस निकाल लिया, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, और आपने PYQ भी निकाल लिए, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि बुक तो आपके पास है, इस बुक का उपयोग करेंगे। सिलेबस ठीक है, सिलेबस तो आपको पता चल गया। अब मान के चलो यहाँ पे जो फर्स्ट सेमिस्टर में, मान के चलो जो नया सिलेबस है उसमें जो कंटेंट फर्स्ट सेम में है, मान के चलो ओल्ड में वो सेकंड सेम में होंगे या फिर थर्ड सेम में होंगे, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट सेम में मिल जाए। भैया मैट्रिसेस चैप्टर तो दोनों में फर्स्ट सेम में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने ओल्ड PYQ उठाए, 5 साल पुराने, 6 साल पुराने, 7 साल पुराने, 8 साल पुराने मिल जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। PYQ उठाए, अब पिछले 7-8 सालों में अगर मान के चलो आपके पास 4-5 सेट मिल गया, समर विंटर का 4-5 सेट मिल गए आपके पास। अब उसमें से क्या करेंगे भैया, PYQ में यानी कि मैट्रिसेस के, फॉर एग्जाम्पल ले रहा, आप किसी भी चैप्टर के बारे में बात करो, कोई भी स्ट्रीम के बारे में बात करो, BBA, BCA, BCom, कोई भी विद्यार्थी हो, आप उस टॉपिक के रिलेवेंट सोचो। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो आप अपने पर्सपेक्टिव के अनुसार सोचो। मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में ओल्ड PYQ आपको मिल गए, मान के चलो 6 सेट मिल गए आपको पास, तो समर विंटर के। अब उसमें से आपको क्या पता चला कि भैया आपको पता चल गया कि टॉपिक्स पता चल गए जो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज वाले नहीं, मैं तो वोल्टेज बोलता हूँ, हाई वोल्टेज टॉपिक पता चल जाएंगे। हाई वोल्टेज को मैं दूसरा नाम भैया यहाँ पे दे देता हूँ, वेटेज टॉपिक। हाई वेटेज टॉपिक यहाँ से आपको पता चल जाएंगे कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक है जिससे बार बार पेपर आ रहा है, तो ये टॉपिक आपको पता चल जाएंगे। यानी कि आपको PYQ से ट्रेंड का पता चल जाएगा कि भैया किस तरीके के टॉपिक और कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन, कितने मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है। तो PYQ आपके बहुत सारी चीज़ें निकाल देगा दिमाग से। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर कोई डर होगा तो वो निकाल देगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगा। टॉपिक्स कौन से है, ट्रेंडिंग कौन से है, जिस पे बार बार एग्जामिनेशन आ रहा है, हाई वोल्टेज टॉपिक कौन से है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कितने मार्किंग आपको पता चल जाएगी कि कितने मार्क के लिए पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी बुक है, यहाँ पे आपके PYQ है, आपने PYQ देख लिए। पहले स्टार्टिंग है 5-10 दिन इसी तरीके यही काम करना है आपको कि PYQ लेना है, अपने बुक में टिक करते चलो ये भैया इस टॉपिक पे देखो ऐसा क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया, ये टॉपिक के क्वेश्चन आए, भले वो बुक में मिले ना मिले, लेकिन टॉपिक को टिक करते हुए चलना है। इस पे क्वेश्चन आया, हमको टॉपिक को तैयार करना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। तो ये पहली चीज़, सिलेबस, बुक्स और PYQ का सेट, यानी कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड और नया सिलेबस कोई मैटर नहीं रखता, दोनों आपके पास होना चाहिए, दोनों PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। अब बारी आती है बेटा, ये देखो 1-2 पॉइंट में मैंने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिया। और तीसरी चीज़ है कि भैया जो भी आपके कॉलेज में लेक्चर हो रहे हैं, या फिर जो भी आपने लेक्चर लिया है, या फिर आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, आप मेरे वीडियो देख रहे हो, आप किसी भी टीचर की वीडियो देख रहे हो, लेक्चर्स को सीरियसली लो। क्योंकि आपको जब भी आपने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, कोई और सिखा रहा है आपको, मेरे जैसा टीचर आपको सिखा रहा है, तो भैया उसको आप सीरियसली लेना चालू करो। क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आप कहीं ना कहीं से सीख रहे हो, और आपके सीखने से ही आपकी स्किल डेवलप होगी, आपका जो टॉपिक्स है वो क्लियर होंगे, और उसी तरीके से फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, और उन्हीं आधार पर आप अपनी एग्जामिनेशन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर्स को, वीडियोस को आप सीरियसली लो। अब आप बोलेंगे सर वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलते। भैया मेरा दिवाली ऑफर अभी चल रहा था, 50% ऑफ मैंने दिया है। मेरे जितने भी कोर्सेस है BSc मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, जितने भी सेमिस्टर के, जो लीनियर अलजेब्रा बोलो, ग्रुप थ्योरी बोलो, ODE बोलो, PDE बोलो, मैकेनिक्स बोलो, जो भी पेपर का आपको पढ़ाई करना है, जिस भी सेमिस्टर की पढ़ाई करना है, मेरे एप्लीकेशन में आपको BSc मैथमेटिक्स के पूरे ही कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप बोलेंगे सर 50% से काम नहीं चलता, 70% ऑफ कर दो भैया, आज शाम को आपको 75% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, लेक्चर वीडियोस को सीरियसली लेना है। चौथी चीज़ जो बच्चे बहुत बार गलती करते हैं ना, बहुत बार मैंने देखा है कि वो, चलो आपने पढ़ लिया, मान के चलो आपने 4 यूनिट आपके पास है, 1 2 3 4 यूनिट को मान के चलो, इसको आपने 10 दिन दे दिया उदाहरण पे,
10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन। और ये 10 दिन में क्या क्या किया आपने? PYQ देखा, ट्रेंड यानी कि PYQ इस चैप्टर नंबर 1 के 10 दिन में PYQ पूरा खंगाल डाला। ट्रेंडिंग टॉपिक आपको पता चल गए, टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किस किस से आने वाला है, PYQ सारे इंपॉर्टेंट यानी पूरी की पूरी आपकी एक IMP तैयार हो गई। सेम आपने यहाँ पर भी किया, सेम यहाँ पर भी किया, सेम यहाँ पे 4 यूनिट में कर लिया। 10-10 दिन देके आपने 4 यूनिट को तैयार कर लिया। लेकिन आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप रिविजन नहीं मारते। तो एक याद रखो, मैं बोलता हूँ इफेक्टिव रिविजन टेक्निक को अपनाओ। इफेक्टिव रिविजन टेक्निक क्या होगी आपकी? इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक यानी कि मॉर्निंग में अगर आप जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप एनर्जी से भरपूर है, आप मॉर्निंग में उठ गए भैया, जैसे आप मॉर्निंग में उठते थोड़ा सा फ्रेश हो गए, योगा वगैरह कर लिया आपने, घूम घाम के आ गए भैया, रिवीजन मारो, कड़क से रिवीजन मारो, बहुत ताकत से रिवीजन मारो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रिवीजन करने में, कोर्स कंप्लीट करने में नहीं, रिवीजन करने में सबसे ज़्यादा ताकत लगती है। तो रिवीजन मारो, और जितना ज़्यादा रिवीजन होगी, जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी ना, उतने आसानी से आपके टॉपिक क्लियर होने लग जाएंगे। तो फिर आप मॉर्निंग में मारो। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, दिन भर आपने पढ़ लिया, तो रात को सोने से पहले भी एक काम करना है, खाना पचाना है, रिवीजन एकदम कड़क में रिवीजन मारो। 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसा आपको लगता है कि जितना आप टाइम निकाल पाए उतने टाइम आप निकालो और फटाफट रिवीजन करना चालू करो। इफेक्टिव रिवीजन यानी कि थोड़ा सा फास्ट करो, ठीक है, फास्ट, थोड़ी एनर्जी के साथ करो। एनर्जी होनी चाहिए भैया, अगर अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो बैकलॉग आपको एग्जामिनेशन क्लियर जो करनी है, इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए यहाँ पे भैया, मैं बहुत बार कहता हूँ बच्चों को, प्रॉब्लम को ना फेस करना सीखो। प्रॉब्लम से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है, ऐसा कोई टीचर नहीं है, ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं है, ऐसे कोई फीमेल मेल नहीं है भैया जिनको प्रॉब्लम नहीं है। भाई सभी को प्रॉब्लम है भैया, अपनी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्किल को डेवलप करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे फोकस करो। अब आपने क्या किया, मान के चलो PYQ वगैरह देख लिया, टॉपिक भी पता चल गया, MP पता चल गया। अब आप ये बुक फॉलो कर रहे थे XYZ, अब बुक से पता चला कि भैया 4 यूनिट में से PYQ जब आपने खंगाले उसमें से कुछ 10-15 क्वेश्चन मेरे को मिल नहीं रहे, क्योंकि भैया ये यूनिवर्सिटी की एग्जाम है। अब यूनिवर्सिटी की एग्जाम में सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि क्या उनको लगता है कि बुक जैसे 11वीं 12वीं तक थी, 10वीं और 12वीं में बोर्ड एग्जाम थी भैया, इसमें एक क्वेश्चन, एक चैप्टर है, इसके 10 क्वेश्चन है, 10 चैप्टर है, 100 क्वेश्चन है, इसी में से पेपर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा आपका लेवल, थिंकिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है भैया। थिंकिंग एबिलिटी जब चेक किए करते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि भैया आपने जैसे मैट्रिसेस में पढ़ा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो जरूरी है कि बुक में अगर आपको दिया जाए कि भैया बुक में अगर कोई 5 एग्जाम्पल दिए गए, इसके अलावा एक्सरसाइज में मान के चलो 5 अनसॉल्व एग्जाम्पल है, तो उस एक्सरसाइज में से भी प्रश्न आ सकते हैं। या फिर अपने मन से कोई भी एक मैट्रिक्स बना के दे देगा, 2 रो 2 कॉलम का, 3 रो 3 कॉलम का, भैया इसकी रैंक निकालो, भैया कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करो, भैया कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया आपको, चलो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI निकालो, CF निकालो, PI निकालो, ODE के बारे में, PD के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक आधी फंक्शन दे दिया, बताओ ये एनालिटिक है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें भैया, अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व करने का खुद से, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करो। तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे पेपर में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप खुद उनको कर पाओ, और इन क्वेश्चन के सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। तो जब भी आप PYQ देखेंगे तो आप देखेंगे पिछले, अगर आपने 6-7 साल के या 7 से 8 साल के अगर PYQ आपने देखे, तो उनमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे। मान के चलो 15-20-25 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा मिल गए जो बुक में है नहीं, लेकिन आपने क्या किया कि इनको भी सॉल्व करके रख लिया है, साइड में सॉल्व करके रख लिया है। अब जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगी या अभी तक की जो भी एग्जामिनेशन होगी, सबके क्वेश्चन सॉल्व करके आपने रख लिया है, तो उन्हीं को रिवाइज कर लो, बहुत अच्छे से उन्हीं को कर लो। उसी में से 80% पेपर आपका आता है। क्योंकि जब भी मैं बच्चों को कहता हूँ छठवीं चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि भैया 30% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन आता ही है, यानी कि 30% ही आपको पढ़ाई करना है। जब आप PYQ को समझ लेंगे, सिलेबस को समझ लेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक समझ लेंगे, आपको मार्किंग स्कीम समझ में आ जाएगी, एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आने के बाद आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी भैया कि भैया सिलेबस तो सिर्फ 30% ही है, यानी कि 30 से ज़्यादा 30 से 40 या 30 से 35% ही जो सिलेबस है वो आपका काम का है, जहाँ से 80% पेपर यानी कि क्वेश्चन बन रहा है, पेपर आ रहा है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब ये तो हो गए बच्चों यहाँ तक की बात। अब जो सबसे मेन टॉपिक आता है ना, कि बच्चे कहते हैं कि सर चलो ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। भैया टाइम तो इस दुनिया में किसी के पास नहीं,
टाइम मैनेज करना पड़ता है। 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है, 24 घंटे हर बड़े से बड़े व्यक्ति के पास है, छोटे से छोटे व्यक्ति के पास भी है। जो अपने समय का सदुपयोग करता है वही विद्यार्थी आगे जाता है। तो भैया अपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट, फोकस, ये 2 चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट। और सबसे बड़ा यही है, टाइम सक्सेस होने का राज, यानी कि सक्सेसफुल होने का राज है कि टाइम मैनेज कर लो। टाइम मैनेजमेंट प्लस फोकस स्टडी करनी पड़ेगी। अब फोकस स्टडी से मतलब क्या है? फोकस स्टडी में मैं 3 चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, इस चीज़ को बिल्कुल भी ना करें। फेसबुक पे टाइम वेस्ट करना, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करना, या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना, या फिर व्हाट्सएप पे लगे लेना। माना कि आपका जानू मानू है, कोई भी है, XYZ गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, भैया 24 घंटे में से 18 घंटे दे दो उसको। 24 घंटे में से 18 घंटे दे दो, गर्लफ्रेंड के नाम दे दो, बॉयफ्रेंड के नाम दे दो, लेकिन साला 4 से 5 घंटे खुद के लिए होने चाहिए। अगर 24 में से 18 घंटे भी चले गए तो 6 घंटे बचते, उसमें से भी सिर्फ अपने ऊपर 4 घंटा खर्चा करना है, उसमें से 2 घंटा और बर्बाद कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 घंटे में से 4 घंटे अपने ऊपर फोकस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो करना है करो यार, जहाँ टाइम पास करना है करो, लेकिन 4 घंटे के लिए टाइम को मैनेज कर लो, 4 घंटे के लिए फोकस स्टडी कर लो। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप आगे चले जाएंगे। आप देखेंगे आपके जो जीवन के लगे हुए रास्ते हैं ना, वो खुल जाएंगे। समझ में आ रहा है? कुछ चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी। ये तो हम लोगों ने भी BSc में किया था भाई, और मैं अपने कोर्सेज में जब मैं अपने बच्चों को एनरोल कराता हूँ, अब बहुत सारे विद्यार्थी कैसा करते हैं ना, सर आपके कोर्स थोड़े से महंगे हैं, 3000 के हैं, 2500 के हैं, 4000 के हैं, 5000 के हैं। भैया IIT के लोग 3-3 लाख रुपए बर्बाद करने पर भी JEE नहीं निकलता। हम तो उससे बड़ा पढ़ा रहे हैं, BSc पढ़ा रहे हैं, उसके आगे का मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, फिर भी 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार के कोर्सेस है। उसमें भी भैया गर्लफ्रेंड घुमाते हो तुम लोग। हाँ, लड़कियां जब घूमती है, लड़कियां जब पार्लर जाती है ना, तो 4000 रुपये का सिर्फ बाल स्ट्रेटनिंग करके आती है। और जब लड़के हैं ना भैया, लौंडिया लेके घूमते हैं मार्केट में, 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये की कॉफ़ी पिला रहे। साला इतनी महंगी कॉफ़ी तो हम तो घर में लेकर आते हैं, 10 रुपये की कॉफ़ी और पी जाते हैं भाई, हैं? और कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है तुमको। मैंने बोला ना, अपने लेक्चर को सीरियसली लेना है, वीडियो लेक्चर जो भी लेक्चर भैया, जो भी खरीदना है तो हमसे खरीदो, नहीं खरीदना है किसी और से खरीदो, कोई भी टीचर से पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, कोई ना कोई टीचर से पढ़ो, आपके कॉलेज में पढ़ा रहा होगा भैया उससे पढ़ो, लेकिन सीरियसली तो लो। आप बोल ही नहीं सकते कि सर इतना महंगा। भैया 4-5 हज़ार तो लोग ऐसे, आजकल के बच्चे तो ऐसे उड़ा देते कि बस। साले लोग एप्पल का मोबाइल ऐसा खरीद रहे हैं जैसे कि वो असली का एप्पल हो, लाइन में लग के 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख के मोबाइल ऐसे खरीद रहे हैं जैसे उसमें से क्या मिलने वाला है। भैया 2 लाख रुपए अपने ऊपर खर्चा करो और 20 लाख रुपए के आदमी बन जाओ। टाइम मैनेजमेंट करना है, फोकस स्टडी करना है। अब 8वीं चीज़ जो मुझे ऐसा लगती है जो विद्यार्थियों आप लोगों को करनी चाहिए, वो आपके खुद के नोट्स बनाने चाहिए। अब आपने ये सब किया, ये सब करते हुए नहीं कि आप देखेंगे अपने नोट्स बनाओ, ठीक है? कुछ शॉर्टकट आपको ऐसा लगता है कि भैया शॉर्टकट ट्रिक्स है जो मुझे याद रखनी चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक्स बनाओ, ठीक है? ट्रिक्स का उपयोग ले लो, ठीक है? कुछ ऐसा लगता है कि भैया यहाँ पे इतना बड़ा थ्योरम है, 10 लाइन का थ्योरम है, इसकी 2 लाइन छोड़ भी देंगे या 1-2 लाइन नहीं लिखेंगे तो कुछ घाटा होने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया नमक, जब तक कि आटे में नमक डालेंगे नहीं तो रोटी बनेगी नहीं, तो भैया आटे में नमक इतना झूठ तो चलता है, शॉर्टकट इतना तो ले ही सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, क्योंकि खुद के नोट्स से पढ़ने में जो मज़ा है वो किसी और के आयते में मिलने वाली चीज़ों में या फिर आयते में मिलने वाले नोट्स में कोई मज़ा नहीं है। खुद के नोट्स बनाएंगे, खुद के शॉर्टकट तैयार करेंगे, खुद के ट्रिक्स तैयार करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। और विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, जब भी आप अपनी पढ़ाई पर बैठे, पढ़ाई करते समय थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप बैकलॉग निकालने के लिए या फिर आप एग्जामिनेशन निकालने के लिए ना बैठे, क्योंकि आप 30%, 35%, 40%, 50% के लिए नहीं बने हैं। आप लोग को अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आप लोग कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए पैदा हुए हैं। लोगों के पीछे जाना छोड़ दीजिए। आज अगर आप मेहनत करेंगे ना तो लोग आपके पीछे आएंगे। तो आप टॉप एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें, एग्ज़ाम में पास कैसे करें, और उनके लिए भी यही सारी ट्रिक है जो आपके काम में आने वाली है। ये कुछ 8 पॉइंट्स है भैया, मैं हर बार विद्यार्थियों को बताता हूँ कि इन 8 पॉइंट्स पर ही आपको फोकस करना है। अब लास्ट में जो बच्चे कहते हैं कि सर चलो यहाँ तक आ गए, एक और चीज़ आप हमको समझा दीजिए कि एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी में, एग्ज़ाम हॉल स्टडी, अब जो बच्चे हैं ना जो गलती करते हैं, 9वां पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है ना, एग्ज़ाम हॉल में जो अफरा तफरी आपकी मिट जाएगी। अब आप इतना सारी चीज़ें कर लेंगे ना तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपकी जो अफरा तफरी है ना उसका माहौल ही ख़त्म हो जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके पास, ठीक है? तो 10वां, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। अगर आपके पास ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो भैया आप इस दुनिया की कोई भी जंग जीत नहीं सकते। तो एग्जाम हॉल जो स्ट्रेटेजी है, एग्जाम हॉल में आप क्या करेंगे, अब एग्जाम हॉल में बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं ना, मैं एक बार बता देता हूँ कि जब भी आपके पास पेपर आता है, आप डायरेक्ट पेपर पूरा पहला क्वेश्चन मान के चलो 20 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपने देख लिए। अरे मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, अरे अरे ये पूरा हो गया दिमाग में कचरा। अब जैसे ही दिमाग में कचरा हो गया, जो आता था वो भी गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने पूरा का पूरा पेपर देखा। अरे भैया मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, इसके पहले भी मैंने स्ट्रेटेजी वाले वीडियो बनाए हैं। और मैं खुद जब ग्रेजुएशन में था, मैं आज भी जब मैं पेपर देता हूँ ना, मैं कभी क्वेश्चन पेपर पूरा देखता ही नहीं। मैं पहले पहला क्वेश्चन देखता हूँ, आता है तो दूसरा करता हूँ, आता है तो तीसरे पे जाता हूँ, तीसरा आता है तो चौथे पे जाता हूँ। डायरेक्ट मैं पहले पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं देखता। उससे क्या होता है ना कि हमारा माइंड फटाफट उसको आंसर करने लग जाता है। जब माइंड आंसर करने लग जाता है ना, पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पूरे मिक्स हो जाते हैं। उसके चक्कर में हम को जो लिखना चाहिए हम वो लिख नहीं पाते, तो बहुत सारी गलती होती है। तो स्टेप मार्किंग पे ध्यान, जब भी आप एग्जाम में जा रहे हैं एग्जाम हॉल में, तो थोड़ा सा शांत रखेंगे। सीरियल वाइज आपको पढ़ना है क्वेश्चन पेपर, उनको एक के बाद अटेम्प्ट करना है। आप जब भी आप लिख रहे हैं, आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टेप मार्किंग होती है, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? अगर आपने अच्छे से लिखा है तो। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पर विश्वास रखिए कि मैं ये क्लियर कर सकता हूँ। अगर आपने 2-3 साल से, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि भैया उनका 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से बैकलॉग चल रहा है, ठीक है, या फिर सर हमारा तो क्लियर ही नहीं हो रहा, क्या करेंगे? मैंने बताया ना, फालतू पैसे खर्चा करना नहीं है आपको। अगर आपको कोर्स लेना है तो आप कोर्स लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को मैनेज करना है। और तीसरी चीज़, खुद पे विश्वास रखो कि भैया मैं कर सकता हूँ, मेरे को करना है और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है विद्यार्थियों, जिससे आप अपनी एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाते हैं। अब यही वाली एग्जाम नहीं, आप कोई भी एग्जाम में हो, आप कोई भी सेमेस्टर एग्जाम में हो, आपका बैकलॉग हो, कितना भी भयंकर बैकलॉग क्यों ना हो, एक बार अगर आपने ठान लिया कि मेरे को क्लियर करना है, तो क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता। बस स्ट्रैटेजी एकदम सही होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जो मैंने आपके दिमाग के तार खोले, जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक आप समझा सकते हैं, यानी कि मेरे वीडियो को पहुँचा सकते हैं, ताकि उनको भी समझ में आए कि किस तरीके से भैया अपनी एग्जामिनेशन को क्लियर करें। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाइए, तब क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है भैया, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।